चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में लिखा है ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय अप्रॉक्स 1 डिग्री सी। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट को 1 डिग्री सी से इंक्रीज करना चाहते हैं तो 500 ग्राम अगर वाटर का है तो उसके अंदर NaCl का आप कितना अमाउंट ऐड करेंगे। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है, जिसमें इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB 1 डिग्री है, 1 डिग्री सी बोलो या 1 केल्विन बोल लो, डेल TB। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप NaCl को यूज कर रहे हैं और NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट करेगा, और जब ये NaCl टूटेगा तो दो आयन बनेगा Na+ और Cl-। तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर, बिकॉज यहाँ कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सब का चर्चा है नहीं, तो आपको 100% डिसोसिएशन खुद से मान के चलना होगा और आपका वेंट ऑफ फैक्टर 2 आएगा। तो सबसे पहले NaCl का डिसोसिएशन, ये Na+ और Cl- दे रहा है, हम लोग इसका डिसोसिएशन कंप्लीट डिसोसिएशन लेंगे। और जब आप इसका कंप्लीट डिसोसिएशन लेंगे तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, आयंस 2। क्वेश्चन के हिसाब से चलो तो जो हमारा इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको आप डेल TB कहते हैं, उसको आप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब आपको जो इक्वेशन पढ़ाया गया है, आप पढ़े हैं डेल TB इज इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर KB इंटू मोलालिटी, वेंट ऑफ फैक्टर KB इंटू मोलालिटी। तो डेल TB में 1 आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, KB क्वेश्चन में मेंशन है 0.52, और आप इस मोलालिटी के जगह पे लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, नीचे होगा उसका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब बस आप इसी को कैलकुलेशन आगे बढ़ा लें। देन 1 इज इक्वल्स टू 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 0.4 और ये 10, 1.04 आ जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होके। WB आपको निकालना है, ऊपर 1000 है। मोलर मास, NaCl का मोलर मास सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5। देख लो इधर, NaCl का मोलर मास लिखना है तो सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 58.5 होगा। तो उसका मोलर मास आप लिख दिए 58.5, और पानी कितना था क्वेश्चन में, 500 ग्राम वाटर था। तो आप थोड़ा डाटा को देख लीजिए ध्यान से, एक बार फिर से हम ऊपर से दिखाना चाहते हैं, पूरे डाटा को एक साथ देखने का कोशिश करो। हाँ, तो देखो यहाँ पे 500 ग्राम वाटर है, KB वैल्यू क्वेश्चन वाटर का दिया हुआ है, NaCl मेरा सॉल्यूट है, तो NaCl सॉल्यूट से मेरा वेंट ऑफ फैक्टर मिल गया 2 और साथ में उसका मोलर मास मिल गया 58.5। वेंट ऑफ फैक्टर KB इन सबको यूज करें। अब आराम से इस कैलकुलेशन को आगे आप प्रोसेस करके WB निकाल लें। तो यहां से अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके इस WB का वैल्यू होता है 58.5 इंटू 500, और डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग 1000 इंटू 1.04 से। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। दिस इज फाइनल आंसर जो आपको कैलकुलेशन के बाद लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे वाटर का 100 डिग्री सी है। आपसे पूछा गया कि NaCl का कितना अमाउंट इसमें ऐड करे, कितना में, 500 ग्राम पानी में 500 ग्राम वाटर में, ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज 1 डिग्री सी का हो जाए। तो दो तीन चीज जिस पे आपका नजर जाना चाहिए वो ये है कि NaCl मेरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूटेगा, तो Na+ और Cl- बना, कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2 आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2 आ गया।
अब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो डेल टीबी दिया है, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखो या केल्विन में, बात एक ही होता है। बाद में हम लोग जो बेसिक इक्वेशन डेल टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी पढ़े हैं, हम लोग उसको यूज करें और वहां से मोलालिटी के जगह पे वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग डब्ल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन, आराम से फाइनल आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 500 से 1000 कट जाएगा 2 बार में, उसके बाद वहां से आप कैलकुलेशन देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको आपको डिसाइड करना है। हम थोड़ा कुछ अलग से पहले समझाना चाहेंगे। देखिए आप लिखते हैं डेल टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी। ठीक है, आप इसी को लिख सकते हैं डेल टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू मोलालिटी और बाद में केबी। देखिए केबी जो है वो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी होता है, ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है और बेसिकली आपका सॉल्वेंट वाटर होता है, तो आपके पास जितना भी सॉल्यूशंस रहता है उसमें मेनली पानी ही सॉल्वेंट की तरह काम करता है, तो केबी सबका सेम है। इसका मतलब ये है कि डेल टीबी में डेल टीबी जो है वो डिपेंड करता है आई इंटू मोलालिटी पर। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, जब आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलालिटी और मोलारिटी ये अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलारिटी और मोलालिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, मतलब आप इसको I इंटू मोलारिटी भी लिख सकते हैं अगर आपके पास सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूट है, तब I इंटू मोलारिटी भी लिख सकते हैं। सो अब आप यहां से थोड़ा और आगे आओ। डेल टीबी में दो चीज होता है। जब आप डेल टीबी का बात करते हो तो इसमें टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा और इसमें से टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस होता है। तो जिसका डेल टीबी जितना ज्यादा होता है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज्यादा होता है। ठीक है ना। सो अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो याद रखना कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हाई होगा। ये भी है ना तुम्हारा हाइयर होगा। सही है। तो आप इस कंसेप्ट पे पहुंचे कि अगर किसी का डेल टीबी हाइयर है, अगर किसी सॉल्यूशन का डेल टीबी हाइयर है तो उसका टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। देखिए डेल टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर हाइयर है तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हाइयर होगा, हाइयर होगा। अब कोई कहता है कि क्वेश्चन में सर हम लोग जब बाकी न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो आप मोलालिटी यूज करते हैं, फिर कहीं कहीं मोलारिटी क्यों रिप्लेस हो जाता है मोलालिटी से? तो ये वही होगा जहां सॉल्यूशन आपका बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा ना, तो मोलारिटी में जो आपका कंसंट्रेशन है और मोलालिटी में जो कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है। ठीक है, इस सारे इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखना। इस लाइन पे अब खासा ध्यान रखना इस पे, और अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। मेरे पास फर्स्ट है जिसमें हम लोग 10⁻⁻² मोलर NaCl का बात करेंगे। तो इसका जो हमारा I इंटू मोलैरिटी होगा, I इंटू मोलैरिटी, वो आएगा वेंटॉफ फैक्टर 2 और मोलैरिटी है 10⁻⁻²। दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है 10⁻³ MgCl2। MgCl2 टूटेगा तो उसका जो वेंटॉफ फैक्टर बनेगा इनटू मोलैरिटी, वेंटॉफ फैक्टर उसका 3 बनेगा और मोलैरिटी है 10⁻⁻3। तीसरा जो हमारे पास है
वह है 10⁻⁻⁴ m यूरिया। यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है, उसका I इंटू m अगर हम लोग निकालेंगे तो उसका I 1 है और मोलारिटी 10⁻⁴ है। और चौथा जो हमारे पास है वो है 10⁻⁴ मोलर NaCl। इसका अगर हम वेंट ऑफ फैक्टर इंटू मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे देन इट कम्स टू बी वेंट ऑफ फैक्टर तो 2 है और मोलारिटी 10⁻⁴ है। अभी हम लोग इस लाइन में सीखे हैं, इस लाइन में कि अगर Im किसी का ज्यादा है तो उसका डेल्टी भी ज्यादा है, और अगर डेल्टी भी ज्यादा है तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, तो आप यहां पे देखो सबसे ज्यादा I इंटू m किसका है, तो सबसे ज्यादा या सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम I इंटू m किसका है, सबसे कम I इंटू m यूरिया का है। ठीक है ना, Im का ऑर्डर, I और मोलारिटी इसका ऑर्डर सबसे कम 3 का है, उससे ज्यादा 4 का है, उससे ज्यादा 2 का है और सबसे ज्यादा 1 का है। ठीक है, देख लो अच्छे से, ये दोनों 10⁻⁻⁴ है, लेकिन यूरिया वाला 1 इंटू 10⁻⁴ है और NaCl वाला 2 इंटू 10⁻⁴ है। तो यूरिया सबसे कम, उससे ज्यादा 2 इंटू 10⁻⁴ NaCl, उससे बड़ा MgCl2 और सबसे बड़ा 10⁻⁻² मोलर NaCl। ये Im है। तो डेल टीबी का ऑर्डर भी यही होगा, सबसे कम इलिवेशन थर्ड केस में, उससे ज्यादा फोर्थ केस में, उससे ज्यादा सेकंड केस में और सबसे ज्यादा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट केस में होगा। अब जिस केस में इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उस केस में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, तो हमारा टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे कम होगा 3 में, उससे ज्यादा होगा 4 में, उससे ज्यादा होगा 2 में और सबसे ज्यादा होगा 1 में। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा होगा 1 में और सबसे कम होगा 3 में, सबसे ज्यादा होगा 1 में और सबसे कम होगा 3 में। दैट इज बी ऑप्शन इज देयर। क्लियर है? तो ये सब क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसपे आपको अच्छा खासा ध्यान लगा के क्वेश्चंस को समझना होता है। एक मिनट जरा हम इसको एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में जो ग्रीन लिखा हुआ उसको पहले देखिए, राइट हैंड साइड में जो ग्रीन लिखा हुआ उसको पहले देखिए। तो वहां पे आपको बताएगा कि भाई डेल टीबी जो है वाई केबी इंटू एम होता है। केबी तो सब सॉल्वेंट, सब पानी में ही मेनली बात होता है, तो उसको हटा दीजिए। तो आई इंटू मोलालिटी, लेकिन अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो जहां मोलालिटी है वहां मोलारिटी आप रख सकते हैं। पता ये चला कि अगर आई इंटू मोलालिटी या आई इंटू मोलारिटी अगर किसी का ज्यादा है तो डेल टीबी ज्यादा है, और डेल टीबी अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा है। अब आए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया हुआ था रेड से, जिसका कैलकुलेशन दिखाया गया। हर केस में आई इंटू मोलारिटी, वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन, वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन, ये चारों केस में कर लिए। अब वहां से वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन का एक ऑर्डर आ गया जिसमें 3 सबसे कम और 1 सबसे ज्यादा आया। अगर वेंट ऑफ फैक्टर का इंटू कंसंट्रेशन का ऑर्डर में 3 सबसे कम है, 3 सबसे कम है, 3 सबसे कम है, 1 सबसे ज्यादा है, तो डेल टीबी भी इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा और टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। सही है, बिल्कुल सही, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पे वही डिस्कशन करना है, फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट पे पहले ले जाएंगे, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लिस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों को सोचना है।
देखिए डेल टी एफ का वैल्यू होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। हम तो मोलालिटी को बस एक टर्म मानते हैं ना कि वो एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू मोलालिटी और साथ में है के एफ। वापस से तुम आ जाओ, तो जो के एफ है वो सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। अब आप किसी का भी एक्वस सॉल्यूशन बनाइएगा, उसमें पानी होगा एज ए सॉल्वेंट, उसमें वाटर होगा एज ए सॉल्वेंट, तो सभी का सॉल्वेंट तो पक्का है, और सभी का सॉल्वेंट पक्का होना मतलब केएफ पक्का। इस टर्म को ऐसे डालो ना कि अब हम देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज दिया हुआ है, तो क्या हम इस डेल टीएफ को आई इंटू फिर से एक कंसंट्रेशन का टर्म लिख दें? वो कंसंट्रेशन का टर्म है और वेंट ऑफ फैक्टर है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म तो हर किसी के लिए है, ये कंसंट्रेशन टर्म तो हर किसी के लिए है, बस हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनल देना चाहिए कि जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आई इंटू कंसंट्रेशन का टर्म होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन। बेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन मोलालिटी में हो उसको यूज करो, वो कंसंट्रेशन मोलारिटी में हो उसको यूज करो, वो कंसंट्रेशन परसेंटेज में हो उसको यूज करो। बस सभी के लिए एक ही कंसंट्रेशन टर्म होना चाहिए। जैसे चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, उन चारों ऑप्शन को आप गौर से देखिए, सब में परसेंटेज है, चारों में परसेंटेज परसेंटेज। तो वो आई इंटू परसेंटेज हम लिखेंगे, क्योंकि हमको बस बताना है कि कौन हाईएस्ट और कौन लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कंटेन करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एक मॉड्यूलेशन है जो क्वेश्चन को अपने तरीके से बदलना पड़ता है। अब आप यहां से थोड़ा आगे निकलिए, यहां से थोड़ा आगे निकलिए और समझिए। अब देखिए, जब आप डेल टीएफ लिखते हैं ना, तो आप टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं और उसमें से आप माइनस करते हैं टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका डेल टीएफ ज्यादा है, अगर आपका डेल टीएफ हायर है, तो याद रखिएगा कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये लोअर होगा। डेल टीबी में आप क्या पढ़े थे? डेल टीबी में आप पढ़े थे कि अगर डेल टीबी हायर होगा तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हम यहां लिखना चाहेंगे, हम यहां बस आपके नॉलेज के लिए लिखना चाहेंगे कंपेयर, कि अगर डेल टीबी हायर था पिछला न्यूमेरिकल, तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हायर था। लेकिन अगर डेल टीएफ हायर है, अगर डेल टीएफ हायर है, अगर ये डेल टीएफ हायर है, तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर होगा। ठीक है, तो ज्यादा डेल टीएफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत कम डिक्रीज, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है, और डिक्रीज जितना ज्यादा होगा फाइनली सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। डिक्रीज जितना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, फाइनल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, मेरे ए ऑप्शन के हिसाब से सुक्रोज, सुक्रोज में आई इंटू कंसंट्रेशन टर्म, सुक्रोज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है और यहां 1% भी दिया है, 1 इंटू 1%। बी, मेरे पास है NaCl सॉल्यूशन, इसमें अगर हम लोग I इंटू कंसंट्रेशन टर्म लें तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 और परसेंटेज 1। सी, मेरे पास CaCl2 सॉल्यूशन दिया है, उसमें अगर हम I इंटू कंसंट्रेशन टर्म लें तो ये वेंट ऑफ फैक्टर 3 कंसंट्रेशन 1। वेंट ऑफ फैक्टर 3 कैसे? क्योंकि CaCl2 को अगर सॉल्यूशन में डालिएगा ना तो वो 3 आयन देगा,
3 आयन देगा, तो 3 इंटू 1%। और फिर डी ऑप्शन को भी चेक कर लो, तो डी में था मेरा ग्लूकोज। तो इसमें अगर हम I इंटू कंसंट्रेशन टर्म लिखे, देन इट इज 1 इंटू 1%। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें से सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। अब आप देखो, चीजों को थोड़ा एनालाइज करो। जो हमारा डेल टीएफ था वो प्रोपोर्शनल था I इंटू कंसंट्रेशन टर्म के हिसाब से। अगर I इंटू कंसंट्रेशन टर्म को बेस मान के आप अरेंज कीजिएगा, देयरफॉर डेल टीएफ का ऑर्डर I इंटू कंसंट्रेशन टर्म में, जरा गौर कीजिए, I इंटू कंसंट्रेशन टर्म में ग्लूकोज और सुक्रोज का सेम है, उससे बड़ा NaCl का है, और सबसे बड़ा CaCl2 का है। I इंटू कंसंट्रेशन टर्म ग्लूकोज और सुक्रोज का सेम है, उससे बड़ा NaCl का है, सबसे बड़ा CaCl2 का है। सिंस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is less for high del TF, तो सबसे ज्यादा डेल टीएफ CaCl2 का है, सबसे ज्यादा डेल टीएफ CaCl2 का है। देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का अगर आप ऑर्डर लिखना चाहोगे तो वो ऊपर वाले ऑर्डर का उल्टा होगा, ऊपर वाले ऑर्डर का उल्टा होगा। सबसे कम होगा CaCl2 का, उससे ज्यादा होगा NaCl का, और सबसे ज्यादा होगा ग्लूकोज और सुक्रोज का, ग्लूकोज और सुक्रोज का। ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे लीस्ट, सबसे छोटा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट अगर कोई पूछ रहा है तो दैट आंसर इज फॉर CaCl2, CaCl2। ठीक है, फिर से हम बोलना चाहेंगे, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आंसर क्या आया, CaCl2 आया कि ग्लूकोज आया, उससे ज्यादा मतलब मत रखिए। आप इस मेथड को समझने पे गौर कीजिए, ये पूरा प्रोसेस दिमाग में बैठाइए। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल या बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल अगर है, तो जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़े हैं, उसको यूज करेंगे। जैसे यार डेल टी एफ इज इक्वल टू I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी को यूज किया गया। के एफ तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको साइड कर दिए। ठीक है, के एफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम लोग साइड कर दिए। और फिर हम लोग स्टार्ट किए I इंटू एम का मतलब, I इंटू एम का मतलब है I इंटू कंसंट्रेशन टर्म। अगर वो कंसंट्रेशन मोलालिटी में दिया है तो मोलालिटी वाला टर्म लेना है, अगर वो कंसंट्रेशन मोलारिटी में रहता तो उसको लेके चलते, अगर वो कंसंट्रेशन परसेंटेज में है तो परसेंटेज को लेके चलेंगे। बस वहां एक कंसंट्रेशन टर्म है। हाँ, बस एक भी ध्यान रखिएगा कि सारे ऑप्शन में एक ही कंसंट्रेशन टर्म होना चाहिए। जैसे इन सारे ऑप्शन में परसेंटेज है, प्रीवियसली एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां सब कंसंट्रेशन मोलारिटी में था, तो सब में कंसंट्रेशन टर्म सेम होना चाहिए। तो डेल टी एफ इज प्रोपोर्शनल विथ I इंटू कंसंट्रेशन टर्म। डेल टी एफ होता क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सही है, अगर डेल टी एफ किसी का हायर हो गया तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये चीज हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में नहीं किए। बॉइलिंग पॉइंट में क्या किया कि अगर डेल टी भी किसी का हायर होगा तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी हायर होगा। तो हम ये दोनों अगल बगल में लिख के तुमको यही दिखाना चाहते हैं कि दोनों जगह एक ही कंसेप्ट नहीं है, दोनों जगह थोड़ा सा कंसेप्ट हल्का सा अलग है। सही है, डेल टी भी अगर हायर है तो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हायर है, और अगर डेल टी एफ हायर है तो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लोअर है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन के हिसाब से अपना डिस्कशन स्टार्ट करें। तो 1% सुक्रोज था, 1% NaCl था, ऐसे करके सबका परसेंटेज कंसंट्रेशन और उसका वेंट ऑफ फैक्टर यूज किए, तो हम लोग को मिला कि I इंटू कंसंट्रेशन टर्म सबसे बड़ा CaCl2 का होगा।
और सबसे छोटा सुक्रोज और ग्लूकोज का है, तो डेल टी एफ आई इंटू कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करा, तो डेल टी एफ का वैल्यू सबसे ज्यादा CaCl2 के लिए आ गया और सबसे कम ग्लूकोज और सुक्रोज के लिए आ गया। डेल टी एफ जिसका ज्यादा है उसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है, तो सबसे कम टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन CaCl2 का आएगा। ठीक है, चलो बेहतरीन, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस पे दिमाग लगा के रखना है। क्लियर है? ऑप्शन है आपका सी। आगे बढ़ते हैं। 53 में लिखा है, what is the freezing point of a solution containing 8.1 gram HBr in 100 gram of water assuming the acid to be 90% ionized। सबसे पहले क्वेश्चन में HBr को लेके चलिए। HBr जब सोल्यूशन में टूटता है तो वो H+ और Br- दो आयन में टूटेगा। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ आयन्स हम लोग 2 लेंगे। अब हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच एक रिलेशन पढ़े थे कि अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 बाई N-1। तो क्या हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 0.9 लिख दें? क्वेश्चन में लिखा है 90% आयोनाइज। वेंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है और N का वैल्यू होगा 2। ठीक है, यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 0.9 इज इक्वल्स टू I-1, या यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होगा 1.9। ये वेंट ऑफ फैक्टर आ गया। क्लियर है? अब वेंट ऑफ फैक्टर अगर आ गया तो हम लोगों को निकालना है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो पहले डेल टी एफ निकालिए। डेल टी एफ का इक्वेशन है I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। तो आपके पास आया यहां से कि दैट डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के जगह पे 1.9, के एफ के जगह पे 1.86 और मोलालिटी के जगह पे वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन को प्रोसेस करो। तो आपके पास आ गया दैट डेल टी एफ विल बी इक्वल्स टू 1.9, 1.86, वेट ऑफ सोल्यूट कितना लेना है 8.1 इंटू 1000, और HBr का ब्रोमीन का 80 होता है, हाइड्रोजन का 1, उसका मोलर मास आएगा 81, और 100 ग्राम पानी लेना है 100 ग्राम। तो ये लगभग डाटा सेट है कि ये इससे कट गया 10-10। देखो ना, 8 से ये 8.1 कटा 0.1 टाइम्स में, और यहाँ पे 2 जीरो जो है, वहां पे 2 जीरो जो ऊपर में है वो नीचे 100 से कटा, तो ओवरऑल ये बच कितना रहा है 1.9 मल्टीप्लाइड विथ 1.86 एंड 1। तो आपके डेल टी एफ का वैल्यू आ गया, तो आपके डेल टी एफ का वैल्यू हो गया 1.9 इंटू 1.86, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 114, 114 का 4, 152 और 11, 163, 16, 19 और 16, 35। तो 3 दिस इज 3.534, ये हमारा डेल टी एफ है। 3.534 ये हमारा डेल टी एफ है। लेकिन आपसे पूछा गया टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये डेल टी एफ होता है। अब एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है कि केल्विन में।
अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड में ही आंसर है, डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है। अब आइए, क्या मेरा वाटर का टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम लोग को टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, और ये आपके सामने 3.534 आ चुका है, 3.534 आ चुका है। तो यहीं से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो टेम्परेचर ऑफ, सॉरी डेल नहीं लगना था, क्या हम लोग यहीं से टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं -3.534 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा इसको छोटा कर लेने दो ताकि पूरा कैलकुलेशन भी आपके सामने हो, प्रोसेस भी आपके सामने हो। देखिए ध्यान से समझिए, हाँ ये सारा सेट हो गया एक बार में, देखो ध्यान से। क्वेश्चन था व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing 8.1 gram HBr in 100 gram water assuming the acid to be 90% ionized, KF दिया हुआ। सबसे पहले HBr टूटेगा कैसे, तो H प्लस और Br माइनस में, कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल 2 आयन देता है, तो n का वैल्यू 2 है। हम लोग पढ़े हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू I-1/n-1 या फिर 1-I/1-n, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिएगा, बात एक ही बनता है। वहां से अल्फा का वैल्यू 0.9 रख के, एन का वैल्यू 2 रख के हम लोग आई निकाले, 1.9 आया, आई का वैल्यू 1.9 आया। फिर हम लोग पढ़े डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, सब कोई देखते जाना, जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे बोलते जा रहे हैं। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, मोलालिटी। तो डेल टी एफ में आई का वैल्यू, के एफ का वैल्यू और मोलालिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको पुट कर दिए, सारा डाटा रख दिए, तो मेरे डेल टी एफ का वैल्यू आ गया 3.534। ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ये डेल टीएफ था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। फिर आप टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको डेल टीएफ लिखे। फिर हम एक बार गए ऑप्शंस देखने कि डिग्री सेंटीग्रेड में है कि केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो वाटर का जो सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 0 डिग्री C होता है, उसको रखे और टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाले विच इज -3.534 डिग्री C। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस था। क्लियर है, बहुत बेहतरीन सब क्वेश्चन है, इस सब पे ध्यान लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन थोड़ा समय ले रहा है, डिटेल में चल रहे हैं, तो ध्यान भी रखना है, चलते भी रहना है। आगे आइए, 54 लिखा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहने का मतलब केएफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ। यहाँ -1.86 लिखा है, उस माइनस का कोई मतलब नहीं बनता। 86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल। अगर हमारे पास 5 ग्राम Na2SO4 है जिसको 45 ग्राम वाटर के अंदर डाले हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -3.82 डिग्री है। अच्छा, अगर टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो अगर -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि डेल टीएफ का वैल्यू 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर देखिए प्योर वाटर कब फ्रीज करता है, 0 डिग्री पर, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -3.82 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी पिछला न्यूमेरिकल किए थे ना। तो इसका मतलब कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आपके पास कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहेंगे, मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आ रहा है।
मेरे दिमाग में भी एक ख्याल आ रहा है कि वेंट ऑफ फैक्टर Na2SO4 का अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता, जो है नहीं, तो वो 3 होता है, क्योंकि ये 3 आयन देगा। लेकिन यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, क्योंकि हमको है ना, ये क्वेश्चन के डाटा से आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ रहा है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या आ रहा है आपको क्वेश्चन के डाटा से निकालना पड़ेगा। अब आइए आप, क्या हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि डेल टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल टी एफ का वैल्यू हो गया 3.82, आई हमको निकालना है, के एफ क्वेश्चन में मेंशन है 1.86, और मोलालिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। डाटा चलो यूज करते हैं। तो ये आ गया हम लोग का 3.82, आई तो निकालना है भाई, यहाँ आ गया 1.86। सॉल्यूट का वजन कितना, सॉल्यूट कितना लेना है, तो 5 ग्राम लेना है, इंटू 1000। अच्छा, सॉल्यूट का मोलर मास, सॉल्यूट बोलो तो Na2SO4, Na2SO4 का मोलर मास चलो लिख लेते, कहीं से निकाल लेते। Na2SO4 सोडियम का 23 होता है, ऐसा ऐसा 2 सोडियम है, सल्फेट का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16, ऐसा ऐसा 4 है। तो ये कैलकुलेशन दिखा रहा है कि दिस इज 46, 32 एंड 64। 142 आ रहा है, 142 आ रहा है। तो यहाँ पे मोलर मास हो गया हम लोगों का 142 इंटू वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना, शायद 45 ग्राम पानी था, हाँ 45 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पे 45 ग्राम ऑफ वाटर लेना है। ठीक है, बस यहां से सॉल्व करके आप आई निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर। यहां से सॉल्व करके आप आई निकाल दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, आई निकालिएगा वही आंसर होगा। ये 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, और 1 से छोटा भी नहीं हो सकता। 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा नहीं हो सकता। 1 से छोटा होने के लिए एसोसिएशन होना होगा, और 3 से बड़ा तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये पूरा टूटेगा तो भी इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 ही होगा। तो ए और डी तो होने से रहा, आंसर या तो सी होगा या बी होगा, आंसर या तो सी होगा या बी होगा। क्लियर है, आपको इतना आइडिया आना चाहिए कि यहां एसोसिएशन तो है नहीं, तो 1 से छोटा आएगा नहीं, और अगर कंप्लीट टूटता, पूरा का पूरा टूट जाता, तो 3 आता, तो 3 से बड़ा पॉसिबल नहीं। तो 2 का ऑप्शन यहां से हट जाता है, बी और सी में से कोई आएगा, वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना क्या आता है। क्लियर है, ये सब क्वेश्चन भी आपको बढ़िया से कर करके रखना है। देखिए सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 55 लिखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक बोल दिया मतलब टूटेगा, कंपाउंड XY in water is 4 times that of a solution of 4 times that of a solution of 0.01 molar BaCl2। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर XY का है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो BaCl2 का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका 4 गुना है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो XY का है 4 times that of solution of 0.01 molar BaCl2, assuming complete dissociation of the given ionic compounds in water। given ionic compounds का complete dissociation होगा, the concentration of XY in solution is, आपको XY का concentration निकालना। अब हम आपको है ना थोड़ा complete dissociation पे यहाँ कुछ लिखना चाहेंगे। देखिए XY अगर टूटता है तो X प्लस और Y माइनस देगा, इसका वेंट ऑफ फैक्टर कंप्लीट डिसोसिएशन केस में 2 आएगा, और अगर BaCl2 है ये टूटेगा
तो ये Ba+2 देगा और साथ में 2Cl- देगा, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में 3 आएगा। ठीक है, अब आप इसको यूज करो इस इक्वेशन पे। क्या हम यहां लिख सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन इंटू RT लेफ्ट हैंड साइड में, ये सब हमारे XY का डाटा रहेगा। दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन इंटू R एंड T, ये हमारे BaCl2 का डाटा रहेगा और मल्टीप्लाइड विथ 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों ही तरफ अगर तुम ध्यान से देखो तो R और T कट गया, R और T कट गया, सही है। तो हमारे पास आप लेफ्ट हैंड साइड में वेंट ऑफ फैक्टर 2, उसका कंसंट्रेशन हम लोगों को निकालना है, कंसंट्रेशन हम लोगों को निकालना है। और राइट हैंड साइड में वेंट ऑफ फैक्टर 3, उसका कंसंट्रेशन 0.01 मेंशन है इंटू 4, यही तो है, बिल्कुल सही है। तो आप यहां से कंसंट्रेशन C निकाल रहे हैं XY का, विच इज 3 इंटू 0.01 इंटू 4 एंड ऑल डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 4 कट गया, 2 बार में 3 दूनी 6, 0.06 इज द कंसंट्रेशन ऑफ 0.06, कहने का मतलब 6 इंटू 10⁻⁻², ये डी ऑप्शन, 6 इंटू 10⁻⁻², ये डी ऑप्शन। ये हमारा कंसंट्रेशन है उस XY सॉल्यूशन का, ये हमारा कंसंट्रेशन है उस XY सॉल्यूशन का जो XY आयनिक कंपाउंड से बना है। ये वाला, ठीक है, थोड़ा समझना है, एक बार पूरा दिखा दे हम आपको। हाँ, अच्छे से देखिए, इसको रीड कीजिए और समझिए क्या लिखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY इन वाटर इज 4 times दैट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले उसके बेसिस पे पहला लाइन हम लिख दिए कि देखिए जी, जो पाई XY है वो पाई ऑफ BaCl2 का 4 गुना है। अब यहां बोला है कंप्लीट डिसोसिएशन सोचना है। जब आप कंप्लीट डिसोसिएशन सोच रहे हैं, जब आप कंप्लीट डिसोसिएशन सोच रहे हैं तो XY X प्लस और Y माइनस में टूटेगा, I का वैल्यू 2 होगा, BaCl2 Ba+2 और 2Cl- I का वैल्यू 3 होगा। इसको उतार के इक्वेशंस पे यूज किया और वहां से कंसंट्रेशन ऑफ XY फाइंड आउट किए, 6 इंटू 10⁻⁻² आया, ऑप्शन डी, डी इज राइट, डी ऑप्शन है आपका। क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड, ऐसा कोई एसिड जो केवल एक H+ देता है उसको हम लोग मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। हम लोगों को अगर उसका pH 2 दिया हुआ है तो हम लोगों को उसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। जस्ट अ मिनट, एक प्लान बना लो। मान लो HA इज मोनोबेसिक एसिड, तो ये जो हमारा HA है वो इक्विलिब्रियम के बेसिस पे ये टूटेगा H+ और A- में। T=0 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C है, H+ और A- उस समय नहीं है। और T=T टाइम पे C में से 1 - अल्फा टूटा, तो ये C अल्फा बना और ये भी C अल्फा बना। ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है तो आपको कहीं ना कहीं से वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के वेंट ऑफ फैक्टर निकालना होगा और तब फिर वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करके ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना होगा, ये कंसेप्ट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हमारे पास ये पीएच का एक डाटा दे दिया है। तुम जरा इस लाइन को ध्यान से देखो तो क्या मेरे इस H+ कंसंट्रेशन का वैल्यू C अल्फा आया?
और H प्लस कंसंट्रेशन को आप कैसे लिखते हैं? क्या आप इस H प्लस कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं? देखिएगा ध्यान से, क्या आप इस H प्लस कंसंट्रेशन को लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस pH, 10 टू द पावर माइनस pH। तो आपके पास डाटा हो गया C अल्फा इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर अल्फा इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई C का डाटा क्वेश्चन में मेंशन है, दैट इज 0.1। तो ये 10 ऊपर चला गया, 0.1 का 10 ऊपर चला गया, तो ये 10 टू द पावर माइनस 1 ही बचा। कहने का मतलब 0.1 ये अल्फा है, ये अल्फा है 0.1, अल्फा है 0.1। नाउ आगे सोचो, क्या हम लोग पढ़े हैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई बाई 1 माइनस एन। एक एक लाइन बढ़ते जाओ। अल्फा का वैल्यू है 0.1, हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, और एन आप देख चुके हैं कि एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में टूट रहा है, तो एन का वैल्यू 2 है। तो यहां से आपको मिला ये 0.1 इज 1 माइनस आई बाई माइनस 1। यहां से फिर आपको मिल रहा है ये -1 नीचे से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 0.1 इज 1 माइनस आई, या फिर आपको यहां से मिलेगा आई को लेफ्ट में भेज दो, ये माइनस 0.1 को राइट में भेज दो, तो 1.1 हो गया। दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। आई इज 1.1, आई इज 1.1, बिकॉज यहाँ पे डिसोसिएशन है तो 1 से बढ़ाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन है 1 से बढ़ाएगा। क्लियर है? अब हम लोग को यहां से थोड़ा आई निकल गया है, तो हम लोग को निकालना क्या था? फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको पाई निकालना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू आई सी आर टी। आपके इस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हो गया 1.1, कंसंट्रेशन है 0.1, नीचे सब डाटा हम एटीएम में देख रहे हैं, तो 0.0821 एटीएम वाला, और टेम्परेचर है 25 डिग्री सी का 298 केल्विन। आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा उतना एटीएम आपका आंसर होगा। ठीक है, उतना एटीएम आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये कैलकुलेशन का हिस्सा होता है, आपको ऐसे समझना पड़ता है कि क्या करना है। अब देखिए, स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो सकता है कि डाटा के हिसाब से वो अपना प्लान ना बना पाए कि हम आपको आई कहां से निकालेंगे। उसके लिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पे अच्छा खासा प्रैक्टिस करके रखना पड़ता है, तब जाके आपका दिमाग तुरंत काम करता है कि हाँ, हमको आई कहां से मिलेगा। जैसे फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर, मोलारिटी दिया हुआ था और पीएच दिया था, तो पीएच को हम लोग सीधा भी फॉर्मूला से यूज कर, अगर यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहता तो भी हम लोग बना लेते आयनिक इक्विलिब्रियम। वहां से सबसे पहले अल्फा निकला, अल्फा से आई निकला, आई से फिर पाई का वैल्यू निकला। अब ये लास्ट का कैलकुलेशन है, उसको आपको खुद करना है। सही है, बढ़िया, थोड़ा वेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी 57 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के लिए इन दिए गए स्टेटमेंट में से कौन करेक्ट नहीं है? These have यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके पास हमेशा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, बिल्कुल सही है। होमोजीनियस मिक्सचर आप कहते हैं उसको है जिसका थ्रू आउट मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। These shows सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मिक्सचर, ये भी सही है। कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर अगर है तो पूरा का पूरा कंपोजिशन में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर सेम होता है। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट मिक्सचर, ये भी सही है। These always contains a solute and a solvent। अब जरूरी थोड़ी ना है कि एक सॉल्यूट हो, एक से ज्यादा सॉल्यूट्स भी हो सकता है। तो अगर कोई इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है तो ये डी ऑप्शन है,
होमोजीनियस मिक्सचर में जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूट मौजूद हो, ठीक है, एक से ज्यादा सॉल्यूट्स भी मौजूद हो सकता है। क्लियर है? 58. Which one of the following statement regarding Henry's law? Which one of the following statement regarding Henry's law is not correct? कौन इसमें करेक्ट नहीं है? Different gases have different kH, Henry's law constant value at the same temperature. बिल्कुल सही है। अलग अलग गैस के लिए एक ही टेम्परेचर पे अलग अलग केएच का वैल्यू होता है, वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी, ये एकदम उल्टा है, गलत है। क्योंकि आपको अगर याद है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू केएच इनटू सॉल्युबिलिटी का कोई टर्म मेनली मोल फ्रैक्शन आता है। तो अगर सॉल्युबिलिटी को आप लिखना चाहो तो केएच इनवर्सली है। अगर केएच किसी का कम है तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी को चाहे मोल फ्रैक्शन में दिखाओ या मोलैरिटी में दिखाओ या स्ट्रेंथ में दिखाओ, वो केएच के साथ इनवर्सली है। अगर केएच किसी का कम है तो उसका सॉल्युबिलिटी टर्म ज्यादा होगा, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। वैसे आगे देख लेते हैं, सारा स्टेटमेंट देख लेते हैं। The value of KH increases with increase of temperature and KH is function of the nature of the gas, एकदम सही है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है, और याद रखना केएच इंक्रीज करता है। ये सारा का सारा जो लाइन इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको केवल ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए इतना ही काम करके ना रखें, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन सब पे एकदम दिमाग बना के रखें, क्योंकि ये इस तरह का एक न्यूमेरिकल एक्चुअली 4 न्यूमेरिकल होता है। जैसे पहला स्टेटमेंट अलग अलग गैसेस के लिए केएच अलग अलग होता है सेम टेम्परेचर पे, याद रख लीजिए, दिमाग बना लीजिए, थ्योरी पढ़े थे, आज रिवीजन हो गया। अगर केएच का वैल्यू बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होता है, लेकिन यहां लिखा था सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसलिए गलत हो गया। फिर थर्ड में लिखा है कि केएच का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे। हम बोल रहे सही है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस का जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो घटेगा, और सॉल्युबिलिटी घटेगा तो केएच बढ़ेगा। फिर डी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ये भी सही है, यही तो हेनरीज लॉ है। कोई भी गैस का किसी लिक्विड के सरफेस पे जो पार्शियल प्रेशर है वो उस गैस का जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे अब आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि सही स्टेटमेंट सही क्यों है और गलत स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये एकदम अच्छे से आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 59 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगेन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन एट द सरफेस ऑफ सी, एकदम सही है। जैसे जैसे आप सी के सरफेस से नीचे जाते जाते हैं एच रो जी का वैल्यू बढ़ते जाता है, डेप्थ बढ़ते जाता है, और डेप्थ बढ़ने से जो प्रेशर है वो लगातार इंक्रीज करते जाता है, एच रो जी, ठीक है, एच रो जी। लो सरफेस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंड्स इन द बॉडी ऑफ स्कूबा डाइवर, ये गलत है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर के बढ़ने के कारण स्कूबा डाइवर्स में बेंड्स क्रिएट होता है। बेंड्स आर एक्चुअली द बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, सही है। जो हमारा नाइट्रोजन है उसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने से जो हमारे बॉडी के अंदर है उसका बबल्स इंक्रीज करने लगता है, इस वजह से बेंड्स बनता है। ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड डिक्रीजेस, हाई प्रेशर के कारण जो हमारा गैस का सॉल्युबिलिटी है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज कर जाता है, सही है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? ड्यू टू हाई प्रेशर solubility of atmospheric gases in the blood decreases,
ठीक है। अब यहां तो हमसे बोला गया था फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सही है, क्योंकि है ना हाई प्रेशर की वजह से जो हमारा बाहर से प्रेशर ज्यादा हो जाता, बाहर से प्रेशर ज्यादा होता बॉडी के अंदर के प्रेशर के कंपैरिजन में बाहर से प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस वजह से बॉडी के ब्लड के अंदर जो गैसेस का सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है और वही गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सही, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60, थोड़ा इसको छोटा कर दे। 60 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द डायग्राम। इस दिए गए स्टेटमेंट के लिए कौन सही है, ट्रू फॉर द डायग्राम आपको बताना है। द एस्केपिंग टेंडेंसी, ये देखिए ये आपके पास जो ग्राफ बना हुआ उस ग्राफ को आप ऑलरेडी पहचानते होंगे। ये ग्राफ हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है शोइंग निगेटिव डिविएशन, उसका ग्राफ है। तो पहला है द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है, एस्केपिंग टेंडेंसी फॉर द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस फॉर ईच कंपोनेंट। अब देखिए ये है निगेटिव डिविएशन का ग्राफ, और निगेटिव डिविएशन कौन शो करता है? निगेटिव डिविएशन शो करता है वो पर्टिकुलर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो। पूरा सुनना ध्यान से, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो कंपैरिजन टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी कम ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये निगेटिव डिविएशन का ग्राफ है। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, बिल्कुल जी, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, कारण सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज करता है। सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, सही है, बिल्कुल सही है। तो चारों का चारों सही है, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ये नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है, उसके बेसिस पे सारा स्टेटमेंट आपको बताया गया। चलिए आगे बढ़िए। वन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट खोजना है। सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बनेगा जब दोनों आपस में मिक्स करेगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो वहां पे फोर्स स्ट्रॉन्गर होने की वजह से वाकई में वो निगेटिव डिविएशन शो करता है। तो निगेटिव डिविएशन शो करेगा, किधर गया, निगेटिव डिविएशन शो करेगा, करेक्ट है। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ। इथेनॉल के बीच H बॉन्ड, एसीटोन के बीच डायपोल मोमेंट्स का इंटरेक्शन, लेकिन जब इथेनॉल और एसीटोन मिलता है तो वहां पे बहुत अच्छा इफेक्टिव फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता जितना कि हमारे प्योर फॉर्म में जब सॉल्यूट रहे या सॉल्वेंट रहे तो बनता है। तो वहां पे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करने से वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज करने से वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। सी में लिखा इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एनिलीन देन फिनॉल एनिलीन, ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन ऑफ फोनो। ऐसा नहीं है, ए का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, बी का जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उससे ए बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर होगा। कारण है कि यहां जो
फिनॉल और एनिलीन आप ले रहे हैं ना, दोनों में एबिलिटी है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनाने का। O के साथ H, N के साथ H। तो अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वहां बढ़ा, स्ट्रॉन्गर हुआ, इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो हमारे ए बी के अंदर का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है वो गलत है। ठीक है, फिनॉल और एनिलीन के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है कंपैरिजन टू फिनॉल एंड एनिलीन। लास्ट, एजेट्रॉप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर विच आर सेपरेटेड बाय एजेट्रोपिक डिस्टिलेशन। सही है ना? एजेट्रॉप्स वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, लेकिन आप उसको अलग कर सकते हैं एजेट्रोपिक डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो सी ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट, बाकी सब है करेक्ट। 62 लिखा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉल्विन मॉलिक्यूल्स फॉर अ मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई एक ही चीज याद रखिएगा कि टॉल्विन और मिक्सचर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। टॉल्विन और बेंजीन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो जब आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो डेल एच ऑफ मिक्सिंग 0, डेल वी ऑफ मिक्सिंग 0, दीज विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। तो एजोट्रॉप थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन है अगर तो एजोट्रॉप्स नहीं बनता। एजोट्रॉप्स हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बनता है। अगर पॉजिटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनता है, और अगर निगेटिव डिविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनता है। ठीक है, तो इस केस में एजोट्रॉप्स नहीं बनेगा। सिक्सटी टू के बाद 63, जीरो 0.1 मोलर NaCl and 0.005 molar BaCl2 solution are separated by semi-permeable membrane in a container. For this solution, choose the correct statement. There is no movement of any solution across the membrane. आपका काम ये है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेना। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर आप NaCl वाला निकाल लीजिए। दिस इज ICRT, वेंट ऑफ फैक्टर 2, कंसंट्रेशन 0.1, और फिर आगे है RNT, तो दैट कम्स टू बी 0.2 RT, रहने दो। उसके बाद आप यहां पे BaCl2 ले लिए, तो यहां पे आप लगा दिए ICRT, I का वैल्यू 3, कंसंट्रेशन है 0.005, और फिर RT, तो ये वैल्यू हो गया 0.015। अब आप यहां पे गौर कीजिएगा, तो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का है वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 से ज्यादा है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर BaCl2 से। तो वाटर किधर से किधर फ्लो करेगा? हमेशा ध्यान रखना कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, जिसका कंसंट्रेशन टर्म कम है, तो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो कंसंट्रेशन टर्म जिसको आप यहां ऑस्मोलैरिटी बोलो तो I/C जिसको आप कहते हैं, वो हमारा ऑस्मोलैरिटी BaCl2 का कम है NaCl से। तो हमेशा ध्यान रखना, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बोलो तो वाटर, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
टेक्स प्लेस, सॉल्वेंट का फ्लो होगा। तो याद रखना BaCl2 से NaCl की तरफ वाटर का फ्लो होगा, BaCl2 से NaCl की तरफ वाटर का फ्लो होगा। वाटर फ्लोज फ्रॉम BaCl2 सॉल्यूशन टू NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये सी वाला गलत हो गया, उल्टा दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस इज लोअर देन, ये भी लोअर नहीं है, हायर है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा पाई NaCl का ज्यादा है BaCl2 से। तो आपको कंसेप्ट वाइज काम करना है, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसका ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, उधर से लो ऑस्मोलैरिटी वाले की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 64 थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग फेनोमेनन। एक इन्वर्टेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ एक इस तरह का फेनल कप लेके आप है ना किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दिए, सॉल्यूशन के अंदर। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर मूव किया, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का फ्लो होगा, सॉल्वेंट इसके अंदर मूव कर रहा होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटर कर रहा होगा। अब नीचे ऑप्शंस देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम द डायग्राम। मार्क द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन derived फ्रॉम द डायग्राम, आपको इनकरेक्ट चुनना है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल पासेस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। देखिए सॉल्यूट का फ्लो कभी सेमी परमेबल की तरफ नहीं होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है जिससे सॉल्वेंट फ्लो करता है, सॉल्यूट फ्लो नहीं करता। ऑस्मोसिस फेनोमेनन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता। सॉल्यूट कभी पास नहीं करता, हमेशा सॉल्वेंट फ्लो करता है, और अगर वाटर है तो वाटर कर रहा है। द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू ऑस्मोसिस, एकदम सही है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में चल रहा है। तो हमारे पास गलत तो ए हो गया, गलत तो ए हो गया। सॉल्यूट कभी भी पास नहीं करता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही खोजना था, ए ऑप्शन इज देयर। हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को कौन पास करता है? सॉल्वेंट पास करता है। किधर से किधर पास करता है? दो लाइन याद रखना, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, या फिर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में सॉल्वेंट फ्लो करता है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, या लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड। क्लियर है? बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। सिक्सटी 65 कैलकुलेशन टाइप है। प्योर बेंजीन फ्रीजेस एट 5.3 डिग्री सी। प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है 5.3 डिग्री सी। A solution of 0.2 to 3 gram of polyphenyl acetic acid in 4.4 gram of benzene freezes as 4.47 degrees C. Which of the following statement is correct regarding the given observation? Phenyl acetic acid exists as such in benzene. आपको यहाँ पे करना क्या होगा ना, हम नीचे जैसे ऑप्शंस देख रहे हैं, आपको यहाँ वेंट ऑफ फैक्टर निकालना होगा। वो वेंट ऑफ फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपका इसमें से क्या ऑप्शन
क्या सही क्या गलत होना है, तो थोड़ा काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले डेल टीएफ हम निकाल रहे हैं। लिखा है प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 5.3 था, लेकिन जब उसमें एसिटिक एसिड डाल दिया गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 4.47 है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया हम लोगों का, यहां पे एक जीरो लगा दो, 10 में से 7 गया तो 3 हुआ, 12 में से 4 गया तो 8 हुआ, और यहाँ पे 0.83 का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना है लिख लो, केल्विन में लिखना है लिख लो। डेल टीएफ का वैल्यू ये आया। अब हम लोग ऐसा पढ़ के रखे हैं कि जो हमारा डेल टीएफ होता है वो होता आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अब यहां से अगर हमको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ जाए तो हम लिखेंगे डेल टीएफ डिवाइडेड बाई के एफ एंड मोलालिटी। तो दैट आई विल बी इक्वल्स टू डेल टीएफ है अपना 0.83, के एफ 5.2 5.12। अब आ जाओ मोलालिटी पर। मोलालिटी के लिए पूरा फॉर्मूला है, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट है? तो आपके वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हो गया 0.83 इंटू ये मोलर मास सॉल्यूट का ऊपर चला गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ऊपर चला गया, और नीचे है 5.12, साथ में वेट ऑफ सोल्यूट एंड 1000। बहुत सही। आइए लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन करते हैं। देन आई विल बी इक्वल्स टू 0.83 इंटू मोलर मास। मोलर मास हमको फिनाइल एसिटिक एसिड का लिखना है, इसका लिखना है, इसका यही है सॉल्यूट। निकाल ले थोड़ा अलग से, ऊपर लिख रहे हैं हम। हाँ, C6H5 CH2 COOH। देखो इसका मोलर मास निकाल रहे हैं। कार्बन कितना है चेक करो, 6 कार्बन, 7 8, 8 कार्बन, 8 कार्बन है इसमें, प्लस हाइड्रोजन कितना है चेक करो, 5 2 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन कितना है चेक करो, ऑक्सीजन 2 है। अब इन सबको जोड़ना है, 1296 प्लस 8 और प्लस 16 दूनी 32, 32 8 40 और 96, 136 आ रहा है। तो हमारे फिनाइल एसिटिक एसिड C6H5CH2COH का मोलर मास है 136। अब हम लोग इसको उस दिए गए इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। तो मोलर मास है 136। वेट ऑफ सॉल्वेंट देखो तो कितना है, सॉल्वेंट बेंजीन कितना है, a solution of 0.025 gram of acetic acid in 4.4 gram of benzene। सॉल्वेंट है 4.4 ग्राम, सॉल्वेंट है 4.4 ग्राम। नीचे आ जाइए, नीचे हम लोग को क्या लेना है, तो 5.12 होगा, 5.12 होगा। फिर आएगा WV वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट देखो 0.223 लिखा हुआ था, ये था। a solution of 0.223 ग्राम ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड, 0.223 ग्राम इंटू 1000। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन भी पूरा एकदम जबरदस्त आके रखा है। देन आई विल बी इक्वल्स टू, देखिए हम इसको है ना थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट करके लिख देते हैं, उतना समय नहीं है, और जब तक ये आएगा नहीं तब तक हम आगे कुछ बता भी नहीं पाएंगे, तो हम छोड़ भी नहीं सकते कि आप अपने से कर लीजिएगा। तो 0.83 मल्टीप्लाइड विथ 136 मल्टीप्लाइड विथ 4.4 जो आया उसमें हम लोग को डिवाइड करना है 5.12। ठीक है, डिवाइडेड बाई
0.223 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये कुल मिला के हम लोगों के पास 0.43 आ रहा है, 0.435 आ रहा है। ये कुल मिला के हम लोग के पास 0.435 आ रहा है। ठीक है, 0.435 आ रहा है। अब यहां पे आपको सोचना होगा 0.435 अप्रोक्सीमेटली अगर जाओ तो ये 0.5 है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 है। अब आप ऑप्शंस पे काम करें, अब आप ऑप्शंस पे काम करें। लिखा है फिनाइल एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज सच इन बेंजीन। अगर ये ऑप्शन करेक्ट होता ना तो हमारे आई का वैल्यू 1 होता है, लेकिन आई 1 तो है नहीं, सो ये इनकरेक्ट है। समझते जाइएगा, हम आई निकाल लिए हैं। अगर फिनाइल एसिटिक एसिड जैसे अकेले रहता है वैसे ही बेंजीन में रहता है तो आई का वैल्यू 1 आता है, ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन। फिनाइल एसिटिक एसिड अंडरगोस पार्शियल आयोनाइजेशन, अगर आयोनाइज करता तो आई 1 से बड़ा होता है, अगर आयोनाइज करता तो आई 1 से बड़ा होता। फिनाइल, फिर अगला ऑप्शन फिनाइल एसिटिक एसिड अंडरगोस कंप्लीट आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन में भी आई 1 से बड़ा होता है। फिनाइल एसिटिक एसिड डायमराइज इन बेंजीन, हम इसको अप्रोक्सीमेटली एकदम सही मानेंगे क्योंकि डायमर के केस में आप याद करो जो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर है वो लगभग 1/2 होता है डायमर के केस में, और यहां भी ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 ही के आसपास है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन समझने के हिसाब से। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करना था और फिर वहां से आई के वैल्यू के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना था कि आपके इस फिनाइल एसिटिक एसिड का वहां क्या हो रहा है, फिनाइल एसिटिक एसिड का वहां क्या हो रहा है। सही है, तो हम लोग आई निकाले विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.435, जो हम लोग 0.5 मान के चल रहे हैं, तभी हमारा डायमर आएगा। और देखो यहाँ टूट तो नहीं रहा, एक बात तो सही है ना कि आई का वैल्यू यहाँ 1 से कम है, आई का वैल्यू 1 से कम है, और आई का वैल्यू 1 से कम है इसका मतलब है कि एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन या सेम रहने वाला बात नहीं होगा, एबीसी नहीं होगा, डी इज अप्रोक्सीमेटली राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, समझ गया ना ये किस तरीके से चलना है। ऐसा जो भी क्वेश्चन रहे आई का वैल्यू निकाल लीजिए और उस आई को देख के डिसीजन लीजिए कि एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66, पी टोटल लिखा हुआ है P1x1 प्लस P2x2, ऐसा कॉमन ले लो वहां से, जो हमारा x1 था उसको 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप जो टोटल प्रेशर लिखते हैं वो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 लिखते हैं, और पार्शियल प्रेशर 1 लिखने का तरीका है रॉल्ड्स लॉ में, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ 1 P0A इंटू एक्सए प्लस P0B इंटू एक्सबी या P02 इंटू x2, ऐसा। और आप x1 को, जैसे हम इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, x1 को आप 1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, तो आप एक ही मोल फ्रैक्शन के टर्म 2 में आप चाहें तो पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी पहले कर चुके हैं एकदम शुरुआत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, आप इससे क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं उस पे जरा आपको दिमाग लगाना है। फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ठीक है। पहला है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, एकदम सही है। आप टोटल वेपर प्रेशर को आप देखिए ना, यहीं पे तो आपका एडजस्टमेंट करके दिखा दिया गया है कि आप केवल अगर चाहें तो किसी एक के मोल फ्रैक्शन में पूरे टोटल वेपर प्रेशर को आप दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट इज राइट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज एक्सपोनेंशियली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर आप इसको कंपेयर करो तो ये C प्लस mx के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एक्सपोनेंट इक्वेशन नहीं।
Depending on the vapor pressure of pure component 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component 1. अगर आप किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन घटता है और दूसरे का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। अगर आप पहले वाले का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन घटेगा और वैसे केस में दूसरे वाले का प्रेशर डिक्रीज करेगा। एंड रिवर्स इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो पहले वाले का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, पहले वाले का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर से एक बार पढ़ दे। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 and 2, टोटल वेपर प्रेशर over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component 1 and 2. आप इंक्रीज कीजिएगा या डिक्रीज कीजिएगा उस हिसाब से टोटल वेपर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। सही है। तो हमारे पास पूछा गया था कि भाई इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन है, तो आपका 1 और 3 ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 and 3 ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। सही है। चलो बढ़िया, थोड़ा और आगे आओ। 67, consider the following information. Consider the following information. Semi-permeable membrane contains network of submacroscopic holes or pores. Semi-permeable membrane contain network of submacroscopic holes or pores. ऐसा नहीं है। आप ऐसे मान के चले कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अगर आपको मतलब घर के किसी जनरल एक्सपेरिमेंट से समझना है तो आप कपड़े का एक लेयर लीजिए और उसके ऊपर है ना कोई गंदा पानी जिसको आपको फिल्टर करना है उसको डाल दीजिए, तो अभी पोर्स बड़ा बड़ा होगा, बहुत सारा गंदगी पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, ऐसे बहुत सारा लेयर्स अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिए तो वैसे केस में अगर आप उस पर फिर से वही गंदा पानी डाल के है ना उसको है ना फिल्टर करने का कोशिश करेंगे ना तो मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी पीछे फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर मिलके सब एक दूसरे को क्रॉस कर दिया और पोर का साइज घट गया। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस शीट और फिल्म्स। एक फिल्म, दो फिल्म, तीन फिल्म, चार फिल्म, पांच फिल्म लगातार एक दूसरे के ऊपर रख के हमारे पोर साइज को घटा दिया जाता है ताकि सॉल्यूट उसको पास ना करे, केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल उसको क्रॉस कर सके। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 2 वाला इज मोर अप्रोप्रिएट कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। थर्ड देख लेते हैं। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द होल्स ऑफ सेमी परमेबल। गलत है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पास नहीं कर सकता, सॉल्वेंट तो पास कर ही सकता है। सॉल्वेंट तो पास कर सकता है, सॉल्यूट नहीं पास कर सकता। ठीक है। तो कौन सा करेक्ट इंफॉर्मेशन है? बी ऑप्शन, 1/2 इज करेक्ट। सही। आगे आइए। 68 में लिखा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड ऑफ मोलर मास डिटर्मिनेशन। Which of the above statement are responsible for advantage of osmotic pressure for determination of molar mass over the other colligative property? देखिए, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ाया गया है उसमें एक चीज आप हर बार काम किए हैं कि फाइनली जाके आप उससे मोलर मास निकाल सकते हैं। लेकिन जो 4 का 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें मोलर मास को डिटरमाइन करने का सबसे बेस्ट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर को माना जाता है। हम एक दो न्यूमेरिकल पहले भी इस पे बता चुके हैं थ्योरेटिकली, फिर से मेरे पास क्वेश्चन है तो चलिए एक एक करके इसमें है ना देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही है, उसको हम लोगों को लेके चलना है। लिखा है ऐसा, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। एकदम सही है। आप लिखते हैं ना पाई इज इक्वल्स टू, अगर अवेंटॉफ फैक्टर है तो है ICRT।
तो यहाँ पे जो C स्टैंड करता है वो मोलारिटी है, जबकि बाकी सब में मोलालिटी रहता है, तो ये 1 सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी लार्ज इवन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये भी सही है। हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट कितना भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू बड़ा होता है तो उसका मेजरमेंट थोड़ा आसान होता है, ठीक है। मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड एज दे आर नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल कैलकुलेशन आप है ना रूम टेम्परेचर पे करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का जनरल कैलकुलेशन आप रूम टेम्परेचर के आसपास करते हैं। आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर का जरूरत नहीं पड़ता। अब ऐसे केस में जो मेरा मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल बोलो तो बड़ा मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, ये सब बड़ा है। रूम टेम्परेचर पे वो टूटता नहीं है। अगर वो टूटता नहीं है तो आप जो मोलर मास निकालते हैं ना वो बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर आता है। आप जो मोलर मास निकालते हैं वो बिना टूटे वाले मॉलिक्यूल का मोलर मास आता है, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परफेक्ट आंसर देता है, ठीक है। तो जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है वो हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इसलिए हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेशन कराता है, मॉलिक्यूल टूटता नहीं। डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ पॉलीमर एज दे हैव पुअर सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल सही। हम लोग पॉलीमर्स का भी है ना मोलर मास डिटरमाइन कर लेते हैं, इवन उसका वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमसे बोला जाए तो यहाँ पे 4 का 4 ऑप्शन जो दिया गया है वो चारों करेक्ट है। 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट, ये चारों सही है आपका, सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब, ये थ्योरी बेस्ट है, कंसेप्ट बेस्ट है, आपको समझना चाहिए। 69 असर्शन में लिखा है 1.575 ग्राम H2C2O4 डॉट 2H2O in 250 ml solution makes it 0.1 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी निकाल के चेक करना होगा कि असर्शन सही है या नहीं। नॉर्मेलिटी निकाल के चेक करना होगा। चलो पहले नॉर्मेलिटी के लिए फॉर नॉर्मेलिटी डाटा इकट्ठा करो। वेट ऑफ सोल्यूट इज 1.575 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml। अब आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए और वो निकलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसको थोड़ा पहचानो, जो सॉल्यूट है उसको थोड़ा पहचानो। सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड का डाइहाइड्रेट, सॉल्यूट है ऑक्जेलिक एसिड का डाइहाइड्रेट। हम अगर इसको लिखे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O के साथ H, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ H, और साथ में है 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये है हम लोगों के पास सॉल्यूट, ये पूरा का पूरा सॉल्यूट है। थोड़ा हम इसको कवर कर दें, ये पूरा का पूरा सॉल्यूट है आपका। अब इस सॉल्यूट का मोलर मास कितना है? मोलर मास, तो भाई इसमें कार्बन है 2 प्लस हाइड्रोजन देखो 2 और 4, 6 हाइड्रोजन है, 1 × 6, और ऑक्सीजन कितना है? 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6 है, 16 × 6, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 6 30 और 16 6 96, तो ये कुल मिला के आ गया 126, ये मोलर मास है। अब आखिर इस ऑक्जेलिक एसिड का एक्स फैक्टर क्या है? तो जरा इसके अंदर आयनाइज होने वाला हाइड्रोजन चेक करो। क्या इसके अंदर एक्स फैक्टर 2 है? ये दोनों हाइड्रोजन बारी बारी से H+ फॉर्म में निकल सकता है, ऑक्जेलिक एसिड का 2 हाइड्रोजन, तो इसका एक्स फैक्टर 2 है। अब आप यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करें तो मोलर मास 126 और एक्स फैक्टर 2, कहने का मतलब ये 63 हो गया। बहुत अच्छे से समझ के रखना। हाँ, ये ऑक्जेलिक एसिड का डाइहाइड्रेट है। डाइहाइड्रेट बोल रहे हैं क्योंकि वहां 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, वहां 2 वाटर मॉलिक्यूल
एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। अब इन सब डाटा को यूज करके नॉर्मेलिटी निकालें। आप पढ़े नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट into 1000 divided by equivalent weight of solute and volume of solution in milliliters। तो weight of solute है मेरा 1.575, यहां हो गया 1000, इक्विवेलेंट वेट हो गया मेरा 63 और यहां पे हो गया 250। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, कर लीजिए। 250 से ये 1000 कटा 4 बार में, और 4 से ये 63 कटा 15.75 में। अब 15.75 से ऊपर 1.57 कट गया 0.1 में, एकदम सही। तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए नॉर्मेलिटी 0.1 आया है, नॉर्मेलिटी 0.1 आया है। हम इसको थोड़ा छोटा कर दे, आपको सब कुछ दिखा सके। नॉर्मेलिटी मेरा 0.1 आया है और पहला में असर्शन में 0.1 नॉर्मेलिटी दिया हुआ भी है, तो असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट। ठीक है ना, असर्शन राइट, नॉर्मेलिटी। अब रीजन में क्या लिखा है, H2C2O4.2H2O इज अ डाइहाइड्रेट ऑर्गेनिक एसिड। बिल्कुल सही, रीजन भी सही, रीजन भी सही है कि जो हमारा H2C2O4.2H2O है उसके अंदर दो ऐसा H हाइड्रोजन है जो H+ फॉर्म में निकल सकता है। और अगर ये दो हाइड्रोजन मेरा H+ फॉर्म में निकल सकता है तो ऑब्वियसली इट इज डाइहाइड्रेट ऑर्गेनिक एसिड। तो असर्शन राइट है, रीजन राइट है, लेकिन हम एक चीज पूछते हैं, क्या रीजन में केवल ये हो जाने से कि वो डाइहाइड्रिक एसिड है हर बार नॉर्मेलिटी 0.1 आएगा क्या? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में एक्चुअली वेट ऑफ सोल्यूट का भी इफेक्ट है। अगर वेट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा तो नॉर्मेलिटी ज्यादा होगा, अगर वेट ऑफ सोल्यूट कम होगा तो नॉर्मेलिटी कम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का भी इफेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा नॉर्मेलिटी कम होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम होगा नॉर्मेलिटी ज्यादा होगा। और इक्विवेलेंट वेट का भी इफेक्ट है। तो ये कहना कि रीजन के कारण असर्शन सही है, ये गलत है। रीजन अपनी जगह पे सही है, रीजन अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो बता रहा है कि हाँ भाई, आप जो सॉल्यूट चुने हैं उसके अंदर दो हाइड्रोजन ऐसा है जो H+ फॉर्म में रिलीज हो सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो assertion is right, reason is right, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is right, reason is right, but reason is not the correct explanation of assertion. Okay, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। assertion में लिखा है, एक मिनट जस्ट, हम्म 70 में लिखा है ऐसा, the water pouch of instant cold pack for treating athletic injuries breaks when squeezed and NH4NO3 dissolve in water to lower the temperature। एकदम सही है। देखिए NH4NO3 जो है वो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो टेम्परेचर को कम कर देता है, मतलब 0 डिग्री C पे भी वाटर को फ्रीज होने नहीं देता। इस वजह से पानी रहता तो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री C से भी नीचे जाता है, 0 डिग्री C से भी बिलो हो जाता है उसका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री C के आसपास भी वाटर फ्रीज नहीं होता। तो असर्शन इज राइट। ठीक है, ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है NH4NO3। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट रिजल्ट्स द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। रीजन इज एकदम परफेक्ट। कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम लोग
वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो उसके टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देगा, लोअर कर देगा। इसको हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? assertion is right, reason is right, and reason is also the correct explanation of assertion। एकदम सही। आगे बढ़िए। 71 में लिखा है हायर ब्लड प्रेशर पेशेंट्स आर एडवाइज टू टेक द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। ऐसा क्यों? जिनका भी हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, वैसे तो आजकल हर घर में लगभग हाई ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है, उनको जनरली एडवाइस किया जाता है कि भाई आप है ना सॉल्ट कम कंज्यूम करें। सॉल्ट कम कंज्यूम करना क्यों बताया जाता है? कि देखिए होता क्या है ना, कि जब आप सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो सॉल्ट कहने का मतलब NaCl है, तो आपके बॉडी में Na+ और Cl- का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तुम्हारे ब्लड्स के अंदर, और ब्लड्स के अंदर NaCl का Na+ और Cl- का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से बॉडी का जो फ्लूइड है, जो ब्लड सेल के अंदर का फ्लूइड्स है, वो रैप्चर होने लगता है। रैप्चर मतलब एकदम सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घुल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट अगर घुल जाएगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो ब्लड सेल्स है वो एक्चुअली है ना फटने लगेगा। ब्लड सेल्स जो है वो फटने लगेगा, रप्चर कर जाएगा, फटने लगेगा। इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को सॉल्ट का कम से कम क्वांटिटी कंज्यूम करने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि सॉल्ट ब्लड के अंदर घुलेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और ब्लड सेल्स रप्चर होने लगता है। सही है? तो असर्शन इज राइट and reason is also the correct explanation of assertion। assertion is right and reason is the correct explanation of assertion। reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलिए और आगे बढ़े। 72 में लिखा है The molecular mass of the polymer cannot be calculated using the boiling point or freezing point method। जनरली अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके थे कि इन सब का यूज हम लोग है ना ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू करते हैं। जब हम लोगों को पॉलीमर या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर बायोमॉलिक्यूल्स या फिर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करना पड़ता है तो हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कारण क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, तो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे ये सब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, तो हम लोग इस मेथड, कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेथड और फ्रीजिंग पॉइंट मेथड को यूज नहीं करते। तो असर्शन एकदम सही लिखा हुआ है। The freezing point method is used for determining the molar mass of small molecules। freezing point method is used for determining the molar mass of small molecules। एकदम सही है। बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए, पॉलीमर्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, उन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जो फर्दर टूटना बहुत मुश्किल है, उन सब के लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट मेथड या फिर बॉइलिंग पॉइंट मेथड का भी सहारा लेते हैं। तो assertion is right, reason is right and reason is also the correct explanation of assertion। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 मैचिंग टाइप। Match the following columns and choose the correct option from the code given। chloroform mixed with nitrogen gas, chloroform mixed with nitrogen gas, ethanol dissolved in water, ethanol dissolved in water, amalgam of mercury with sodium। चलिए हो गया। तो जब आप क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो ये गैस का गैस के अंदर सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म भी गैस, नाइट्रोजन भी गैस, गैस का गैस के साथ सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, सो इट इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, 3 नंबर। और एमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, एमेल्गम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, एमेल्गम मर्क्यूरी कहने का मतलब लिक्विड और सोडियम कहने का मतलब मेटल, तो इसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड।
सॉलिड सॉल्यूशन। तो ए का 1, बी का 3, सी का 2, बी ऑप्शन इज देयर। ए का 1, बी का 3, सी का 2, दैट बी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, आगे आइए। सेवेंटी फोर मैच करना है भाई। पहला लिखा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आप किसको कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है और उसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ रख दिए, इधर वाले का और इधर वाले का, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, तो क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का फ्लो हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर किसी का ज्यादा कम होता तब कुछ डिस्कशन था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई सॉल्यूशन का फ्लो नहीं होगा। नो ऑस्मोसिस ऑकर्स इफ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ए का 3। अब है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप उसको कहते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा का बात करते हैं, तो याद रखिए कि अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे आपके सेकंड ऑप्शन में लिखा है, उसको अच्छे से समझिए। लिखा है सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.9% NaCl। NaCl सॉल्यूशन को एक स्टैंडर्ड 0.9% NaCl सॉल्यूशन को हमारे ब्लड सेल्स के लिए एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना गया है। तो उससे ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन रखना मतलब उससे ज्यादा प्रेशर रखना। देखिए भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और हाइपरटोनिक का मतलब ही होता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इज मोर देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम NaCl, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक। तो सेकेंड ऑप्शन एकदम बी को मैच करता है। ठीक है। और हाइपोटोनिक का मतलब होता है लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन आपके स्टैंडर्ड 0.9% W/V NaCl से कम होगा, और वाटर विल फ्लो इनटू सेल, और वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा, और सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, सेल जो है वो फूल जाएगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है। तो सी का 1, ए का 3, बी का 2 और सी का 1, बी ऑप्शन है यहां पर आपका। ठीक है, चलिए बढ़िया। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइपोटोनिक कम ऑस्मोटिक प्रेशर, कम कंसंट्रेशन, कम ऑस्मोटिक प्रेशर, कम कंसंट्रेशन। क्लियर है? सेवेंटी फाइव। मैच द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉलम 1 विद बेंट ऑफ फैक्टर अप्रॉक्स। KCl कंप्लीटली टूटता है भाई, कंप्लीटली टूटेगा, 2 आयन देगा, K+ और Cl-। तो इसका बेंट ऑफ फैक्टर 2 होना चाहिए, ए का 2। K2SO4 ये कंप्लीटली टूटेगा, 2K+ देगा और एक सल्फेट देगा। इसका वेंट ऑफ फैक्टर 3 होना चाहिए, सी का 3। तो बी का 1 इथेनोइक एसिड डायमराइज करेगा, डायमर बनाएगा, और इसका हो गया 1, 2 होना चाहिए, वेंट ऑफ फैक्टर 2 होना चाहिए। तो ए का 2, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 3, दैट सी ऑप्शन इज देयर। ठीक है, देखिए ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन के लिए आपके पास 75 क्वेश्चन का सेट। हर तरह का क्वेश्चन इसमें आपके लिए कवर किया गया है। छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन इसमें कैटर किया गया है। थ्योरी का क्वेश्चन, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्चुअल बेस्ड। तो आपका काम ये होगा कि इस पूरे 75 क्वेश्चन के सेट को एकदम अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेना। भले आपको हो सकता है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो को 2-3 बार रिपीट करना पड़े, कीजिए ना,
क्या दिक्कत है? ठीक है, शुरुआती चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, मोल कॉन्सेप्ट भी साथ में रखिए, इसको भी साथ में रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस रहता ही है। ठीक है, अच्छे से कॉपी पे नोट्स बना के रखिए, 75 क्वेश्चन का बार बार रिपीट कीजिए, तब तक रिपीट कीजिए जब तक कि ये लगभग याद होने के लायक ना पहुंच जाए। मेथड पे फोकस रखो, आंसर पे नहीं, इन रिजल्ट पे मत जाओ। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ये बकवास है। काम का चीज क्या है, बन कैसे रहा, प्रोसेस क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, यही काम का चीज है। ए आ गया, बी आ गया, गुना करना है, भागा देना है, वो तुम्हारा काम है। ठीक है, आपका काम कंसेप्ट वाइज प्रोसेस को मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, मेथड चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन बनाते कैसे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ेंगे, इतना आप अच्छे से कवर करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।